क्लास वी हैव सीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हमने थोड़ा बहुत स्पेक्ट्रम देखा क्या होता है ना। हमको दो तरह के स्पेक्ट्रम समझे लास्ट टाइम, हमने वो मोटे मोटे तौर पे दो तरह के स्पेक्ट्रम को देखा। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो हर टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करता है, और एक तो हमने देखा लाइन स्पेक्ट्रम या फाइन स्पेक्ट्रम जो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल प्रिज्म है, तो प्रिज्म प्रिज्म सा मेरे रूह में आके बस जा, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट करेगा। और लाइन स्पेक्ट्रम मतलब क्या, एक स्पेसिफिक रेडिएशन को इमिट करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल यूवी है, लेट्स से रेड कलर है, स्पेसिफिक टाइप के, उसको बोलेंगे लाइन स्पेक्ट्रम। तो बच्चों कभी भी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इज नॉट दैट गुड बिकॉज बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है एक एटम की। लाइन स्पेक्ट्रम इज ऑलवेज बेटर, बट रदरफोर्ड की थ्योरी के हिसाब से देयर शुड बी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, व्हिच इज ऑब्वियसली रॉन्ग। सो देन केम अ वेरी इंटरेस्टिंग साइंटिस्ट जिसका अपन ने देखा ना, अपन हेडिंग क्या डाली थी पहले, सब पढ़ने के पहले, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ने के पहले या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने के पहले अपन ने क्या डाला था, डेवलपमेंट बिफोर नील्स बोर। तो नील बोर के पहले बहुत सारी डिस्कवरी हो चुकी थी, फिर नील बोर आए। ठीक है, तो हेडिंग क्या डालेंगे अपन, बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं तुम लोग को समझेगा, ऐसा क्यों लिख रहा हूं तुम लोग को समझेगा कि ऐसे कौन सी आपसे प्यार है कि हाइड्रोजन ही लिख रहे हो, बाकी सब किधर गए, तो ये तुमको समझ में आएगा। बच्चों नील्स बोर ने 1930 में 1913 में उसे कुछ पोस्टुलेट्स दिए फॉर हाइड्रोजन, एंड उसने क्या किया, उसने क्वांटम थ्योरी भी यूज की, जो मैंने बताया ना प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी। आप गर्म करोगे, ठीक है, आयरन बॉल को, रेड होगा एंड देन फाइनली व्हाइट होगा एंड सो ऑन, राइट, एंड इट विल इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और फिर मैंने तुमको थोड़ा वेव के बारे में बताया, पार्टिकल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया, और मैंने तुमको बताया कि हर एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन या कोई भी एक पार्टिकल बोल दो, कोई भी मैटर बोल दो, वो पार्टिकल भी होगा और वेव भी होगा, और उसके बारे में मैं तुमको और डिटेल में बताऊंगा आगे। लेकिन उसने ये सब चीजें यूज की बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में, और उसने हाइड्रोजन को एक्सप्लेन किया बच्चों, और इन डूइंग सो ही गेव सर्टेन पोस्टुलेट्स। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दोस पोस्टुलेट्स, बराबर। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस पोस्टुलेट्स, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एक एक करके समझते चलते बच्चों, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, बट ऑब्वियसली इनका भी कुछ प्रॉब्लम होगा, और क्या होगा वो भी हम देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। दैट्स हाउ साइंस वर्क्स, राइट, देयर इज सम प्रॉब्लम व्हिच इज देयर एंड देन वी कैन मूव अहेड। तो बच्चों पहली चीज तो बोर को मालूम थी कुछ कुछ बातें, क्या मालूम थी, कि भाई एटम के पास न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। उसने ये पोस्टुलेट दे दिया, उसने एक थियरी दे दी। ओके बेटा, उसके बाद उसने कुछ कुछ चीजें बताई जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे फर्स्ट चीज उसने क्या बोली कि इलेक्ट्रॉन, रदरफोर्ड के हिसाब से रदरफोर्ड ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते हैं एक एटम में। इसने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन डज नॉट रिवॉल्व रैंडमली। इलेक्ट्रॉन को पागल कुत्ते ने काटा नहीं है कि वो कैसे भी घूमेगा, बराबर के नहीं। तो बोर ने क्या बोला, मैं लिखता हूं बच्चों, सुनना पहले, टेंशन मत लो, सुनो पहले, फिर अपन कंक्लूजन डालेंगे क्या मतलब है इसका। इलेक्ट्रॉन डज नॉट मूव रैंडमली, द इलेक्ट्रॉन in the hydrogen atom can move around the nucleus can move around nucleus in one of the many possible, मेरे को दिख रहा है, yes, so the electron in the hydrogen atom can move around the nucleus in one of the many possible circular paths of fixed radius and energy, and this path
आर नोन एज ऑर्बिट्स या शेल। ये तुम आगे पढ़ोगे भैया, लिखते जा रहे हो पागल की तरह, मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। एक और इसमें कंटिन्यूशन, दिस ऑर्बिट्स आर अरेंज्ड, दिस ऑर्बिट्स आर अरेंज्ड concentrically around the nucleus, around the nucleus in increasing order of energy, in increasing order of energy। अब ये सब क्या हो रहा है भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सो लेट अस ब्रेक इट एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस पॉइंट इज ट्राइंग टू से और व्हाट दिस पॉइंट इज ट्राइंग टू कन्वे। तो बच्चों सिंपल है, इलेक्ट्रॉन पागल की तरह किधर भी नहीं घूमता। जैसे न्यूक्लियस है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, कभी अंदर भी आ गया, इधर है। ये पागल की तरह इलेक्ट्रॉन नहीं घूम रहा रैंडमली। अगर पागल की तरह घूमता तो फिर तो कंटिन्यू स्पेक्ट्रम मिलता। ऐसे बोल रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कंटिन्यू स्पेक्ट्रम मिलता तो जो भी लाइट वगैरह है वो सब कुछ, सब टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देती। बट ऐसा तो होता नहीं है बच्चों, ऐसा तो होता नहीं है। इलेक्ट्रॉन रैंडमली घूमता नहीं है, एटम अनस्टेबल हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। अगर रैंडमली घूमता तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में भी आ जाता, चार्जेस कैंसिल हो जाते, एटम एग्जिस्ट करता ही नहीं। लेकिन एटम एग्जिस्ट कर रहा है, तुम सुन पा रहे हो, मुझे देख पा रहे हो, मतलब तुम जिंदा हो ना भाई, तुम स्टेबल हो ना। तो इन्होंने एक मस्त बात बोली बच्चों, कि इलेक्ट्रॉन भाई ऐसे रिवॉल्व नहीं करता रैंडमली। हाइड्रोजन एटम क्या, सब एटम में, उन्होंने तो हाइड्रोजन के बारे में बोला था, ठीक है, लेकिन सब एटम में। इन्होंने क्या बोला, और तुमने पढ़ा भी है बच्चों, ये अब मैं जब बताऊंगा तुमको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा एकदम। एक्चुअली तुम सब ये पढ़ चुके हो ऑलरेडी, मैं तुमको बताता हूँ अभी। तो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में बच्चों देर आर मेनी ऑर्बिट्स, ठीक है, इन द सेंस, तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना, n इक्वल टू 1, k शेल, l शेल, n इक्वल टू 2, के एल, फिर थर्ड ऑर्बिट बढ़ाऊंगा तो के एल एम एन, बराबर के नहीं। तो इलेक्ट्रॉन ये फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन ये फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकते हैं। तुम बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन इधर बीच में आ जाओ, नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर आ जाओ, नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाओ, नहीं, नॉट पॉसिबल। खाली ये फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे, ठीक है, जिसको हम ऑर्बिट और शेल बोलते हैं। और इनका बच्चों रेडियस सब कुछ फिक्स होगा। बच्चों एक लॉजिकल बात सोचो, एकदम लॉजिक लगाओ, चलो। इसका एक रेडियस होगा ना बच्चों, इसका एक रेडियस होगा r1, वैसे ही इसका भी रेडियस होगा r2। ये इलेक्ट्रॉन एक वेलोसिटी से घूम रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होगा, तो बच्चों ये फिक्स होंगे। तो अगर ये पहला जो ऑर्बिट है n इक्वल टू 1, जिसको हम बोलते हैं के शेल, जिसको हम के शेल बोलते हैं, राइट, जिसको हम के शेल बोलते हैं, तो वहां से न्यूक्लियस से वहां पर एक फिक्स्ड रेडियस होगा, एटॉमिक रेडियस होगा फिक्स, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन को घूमने की आजादी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बोलेगा मेरे को इधर भी जाने का, उधर भी जाने का, यहां जाकर आता हूं, वहां जाकर आता हूं, पॉसिबल नहीं है बच्चों। एंड दैट एक्सप्लेन्स कि भाई इलेक्ट्रॉन इसीलिए यहां वहां के चक्कर में न्यूक्लियस में नहीं आ जाता और ये अनस्टेबल नहीं रहता। समझ रहे हो, अगर यहां वहां जाता तो कहां भी जा सकता था, तो फिर टकरा जाता न्यूक्लियस से, एंड एटम अनस्टेबल हो जाता। और जैसे ही बच्चों के शेल है, एल शेल है, फिर मैं बढ़ाते जाऊंगा, कितना भी हो सकता है, ये कितने भी ऑर्बिट्स पॉसिबल है बच्चों। ये तो मैं कुछ बता रहा हूं यहाँ पर, लॉट ऑफ ऑर्बिट्स पॉसिबल, के एल एम एन, जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, करते जाओ, बढ़ाते जाओ। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट में ही घूमेंगे, तुम ऑर्बिट को बदल नहीं सकते। फिक्स पाथ में घूमेंगे, फिक्स ऑर्बिट में घूमेंगे, फिक्स शेल में घूमेंगे, और इनका रेडियस इन अ फिक्स ऑर्बिट इट विल गो, एंड इलेक्ट्रॉन का इस ऑर्बिट में रेडियस फिक्स होगा, वेलोसिटी फिक्स होगी, और इनकी एनर्जी भी फिक्स होगी। और जैसे तुम हायर शेल में जाओगे, के से एल, एल से एम, एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। और ये हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस, वो मैं तुम लोग को आगे बताऊंगा, एनर्जी कैसे इंक्रीज होगी, डोंट वरी। ओके, आई विल कम टू दिस अगेन एंड अगेन, डोंट वरी।
बच्चों होप इतना क्लियर है। चलो समझने की कोशिश करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में है भैया, समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन का रेडियस फिक्स्ड है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, समझ में आ गया। एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में एनर्जी फिक्स्ड है, ओके ठीक है, चंगा सी। आगे क्या? तो बच्चों समझने की कोशिश करते हैं अपन। जब इतना कुछ फिक्स है तो मस्त एकदम एटम होगा यहाँ पर, उसके अंदर प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन ऐसा फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा है, तो भाई लाइट में से लाइट कैसे निकल रही है फिर? ऐसा क्या हो रहा है फिर अंदर? तो उसको समझते हैं बच्चों। सेकेंड पॉइंट देखने से पहले कुछ बेसिक चीज समझते हैं। जैसे मैं तुम लोगों को बताया, ट्यूबलाइट चल रही है, तुम बैठे हो, तुम सुन रहे हो मेरे को, ठीक है। ट्यूबलाइट में बच्चों, ठीक है, लाइट निकल रही है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है बच्चों, ट्यूबलाइट में हो क्या रहा होगा एग्जैक्टली? तो बटन ऑन करते हो, ठीक है, बटन ऑन करते हो, करंट। तो क्या बोल रहा था मैं कि ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट को तुम मस्त लाइट निकल रही है ट्यूबलाइट में से, बट एक्चुअली हो क्या रहा होगा बच्चों, क्या चल रहा होगा अंदर? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये बहुत कॉमन एग्जांपल है, मेरी टीचर ने मेरे को दिया था, मैं तुम लोग को चिपकाता हूँ, ठीक है। चलो तो बेसिकली तुम जब बटन ऑन करते हो, कुछ इलेक्ट्रिक करंट जा रहा होगा। वो इलेक्ट्रिक करंट एटम में से चीर फाड़ करके इलेक्ट्रॉन में जा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी मिल रही होगी। तो अब इलेक्ट्रॉन करेगा क्या उस एनर्जी का? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट बच्चों। तो एक मैं काम करता हूँ, न्यूक्लियस है, एक के शेल है, n इक्वल टू 1, के n इक्वल टू 1, ये न्यूक्लियस है बच्चों, ऐसा ये न्यूक्लियस है, सॉरी। n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3। तो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ऐसे इमेजिन करो इलेक्ट्रॉन है, ऐसे मैं प्रॉपर स्केल, नॉट टू बी स्केल्ड है बाबा, इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा हो सकता है, फिर बोलना मत कि भैया आपने क्या कर रहे हो, क्या सिखा रहे हो। यूजुअली फर्स्ट ऑर्बिट में 2 होते हैं, फिर 8 होते हैं, फिर 18 वगैरह, ऐसा तुमको पता है, 2n स्क्वायर, राइट? ये तो तुमको भी चीजें पता है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एक्यूमुलेटेड, तुम लोगों को मालूम है। अब होता क्या है, चलो समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो ये एक एटम है, तुमने बटन ऑन किया, तो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली एनर्जी है, तो वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिली। इलेक्ट्रॉन एनर्जी से फुलाना समाया, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को देखा, इलेक्ट्रॉन ने वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर दिया। और इलेक्ट्रॉन क्या बोलेगा? इतनी खुशी तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इतनी एनर्जी तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एक्साइट हो जाएगा मेरे बच्चों। मतलब बटन ऑन किया, बटन ऑन करने के बाद इलेक्ट्रिक करंट ट्रैवल कर रहा है, एनर्जी ट्रैवल कर रही है, इलेक्ट्रॉन को मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन को भरपूर एनर्जी मिल रही है। बच्चों देखो, इलेक्ट्रॉन के पास कुछ एनर्जी तो होगी, इसके लिए तो वो घूम रहा है ऑर्बिट में। अरे बाबा, इलेक्ट्रॉन के पास कुछ एनर्जी ऑलरेडी होगी, लेट्स से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुछ एनर्जी ऑलरेडी होगी। लेकिन बटन ऑन करने के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेंगे, टकराएंगे, कुछ एनर्जी देंगे, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेकर के बच्चों जंप करेगा। इट विल जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट, मैंने तुमको लास्ट टाइम बताया था, यहां से जंप करके यहां पे जाएगा। इसको हम बोलते हैं बच्चों एक्साइटेशन। इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड, इट इज absorbing एनर्जी एंड इट इज गोइंग टू अ लोअर ऑर्बिट। और बच्चों जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और जब वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे जाता है, तो वो कुछ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन निकाल देता है, एमिट करता है। और अपने केस में, ट्यूबलाइट के केस में, वो लाइट को एमिट करता है। इसके ट्यूबलाइट में से मस्त मस्त लाइट दिख रही है, विजिबल स्पेक्ट्रम की पर्टिकुलर लाइट, एक पर्टिकुलर लाइट दिख रही है तुम लोगों को। अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली और वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जा रहा है, n इक्वल टू 3 है यहां पर, और n इक्वल टू 2 पे जा रहा है, तो बच्चों दान में कुछ एनर्जी देके जाता है। अब सोचो, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे जा रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे जा रहा है, और अगर वो हर टाइप के रेडिएशन देता, यूवी रेस, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड, एक्सरेस, तुम जिंदा बचते क्या? नहीं बचते बेटा। तो इसलिए रदरफोर्ड की थ्योरी गलत हो जाती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हर टाइप के रेडिएशन नहीं छोड़ता, इट डजंट गिव कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, इट गिव्स अ रेडिएशन ऑफ पर्टिकुलर रेंज, दैट्स इट। रेंज भी क्या बोल रहा हूं मैं, पर्टिकुलर वैल्यू।
ओके बच्चों, उसके बाद इलेक्ट्रॉन बड़ा शाना है बच्चों, समझना एक चीज को मेरी। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे आया, फिर थोड़े टाइम के बाद वापस इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा। तो पहली बात वो एक्साइट हो गया, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया एंड वो जंप कर गया, बराबर कि नहीं, इट जम्प्ड बेसिकली। और समझना यहाँ पर एनर्जी है कुछ, यहाँ पर कुछ एनर्जी है, तो बच्चों ऑब्वियसली इसके पास एनर्जी ज्यादा ही होगी ना, ये वाले जो n=3 है वहां पर एनर्जी हमेशा ज्यादा ही होगी, दैट इज फॉर श्योर, बराबर के नहीं, क्योंकि वो वहां से जंप कर रहा है। सो व्हाट विल बी एनर्जी इक्वल टू E1 माइनस E2, है ना। और इसका जो डिफरेंस है, वो एनर्जी वो छोड़ रहा है, वो निकाल रहा है, अपने केस में इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक है बच्चों। जब वो पहुंचेगा ना इलेक्ट्रॉन इधर, वो अपनी एनर्जी वापस रिलीज कर देगा एंड इट विल अगेन जंप टू हायर ऑर्बिट। तो आएगा बच्चों, एक्साइट होगा, लेकिन वापस डीएक्साइट भी हो जाएगा। मतलब पहले उसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे आया, और कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी उसने निकाल दी, एमिट कर दी, और अपने को लाइट दिख रही है। लेकिन वही इलेक्ट्रॉन बच्चों वापस इट कैन जंप टू लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, और ऑब्वियसली उसके लिए उसको एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा और एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी, एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा। यहाँ पर उसको एब्जॉर्ब करना पड़ रहा है क्योंकि उसको जंप करना है, और यहाँ से उसको नीचे उतरना है, तो वो एनर्जी को रिलीज करेगा, बोलेगा मेरे को मेरे घर पे जाने का है। ठीक है बच्चों, रिमेंबर दिस थिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दिस इज द कंसेप्ट एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन। अब अगर तुमको ये समझ में आ गया, तो नाउ लेट अस राइट नील बोर्स सेकंड पोस्टुलेट। वेरी इंटरेस्टिंग अगेन एंड वेरी सिंपल पोस्टुलेट। The energy of electron the energy of an electron in the orbit does not change with time. Obviously अगर चेंज हो जाएगी तो फिर इलेक्ट्रॉन तो कोलैप्स हो जाएगा। अरे एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम नहीं होती, वो ऑर्बिट और कॉलेज अपन पता है तुमको स्कूल में तुमने बताया होगा, स्टेशनरी ऑर्बिट्स। तो वो ऑर्बिट में, पर्टिकुलर ऑर्बिट में एनर्जी सेम चेंज नहीं होती, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर है, तो ये पर्टिकुलर ऑर्बिट में एनर्जी सब जो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उतनी रहेगी, चेंज नहीं होगी। अगर चेंज हो गई बच्चों तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। तो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज नहीं होती, लेकिन हाँ हायर से लोअर गए, लोअर से हायर गए तो ऑब्वियसली चेंज होगी बच्चों। ठीक है, ओके बेटा। तो यू अंडरस्टैंड कि एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में एनर्जी चेंज नहीं होती। एनर्जी चेंज दो केसेस में होती है, या तो वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जा रहा है, या लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जा रहा है। तो पहला तो एनर्जी इज एमिटेड, वो निकालता है एनर्जी। चलो तुम लोग बोलो, एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम when electrons move from a higher stationary state to a lower one. ओके तो ये तो समझ में आता है। फिर एमिट करेगा तो एब्जॉर्ब भी तो करेगा ना। अरे बाबा, जब वो हायर टू लोअर में आया तो उसने एमिट कर दिया, तो एब्जॉर्ब कब करेगा बच्चों। एनर्जी एमिटेड समझ गया, जब हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट में आ रहे हो, क्योंकि भाई ऑब्वियसली लोअर ऑर्बिट में आने का है तो एनर्जी देना पड़ेगा, तभी तुम लोअर ऑर्बिट में आ सकते हो, क्योंकि हायर ऑर्बिट में एनर्जी ज्यादा होती है। उसके बाद एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, energy is absorbed when electron jumps from lower state to higher state, lower stationary state to higher state. ठीक है, so however the electron will move from lower stationary state to a higher stationary state, it if and when the required amount of energy is absorbed by the electron, तभी वो जंप कर पाएगा, बराबर कि नहीं। तो ये बच्चों सेकंड पॉइंट हो गया हमारे भाई साहब का, ठीक है, नील बोर का सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, तो इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट में जाएगा तो एमिट करेगा एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, समटाइम इट इज हीट, समटाइम इट इज लाइट। लाइट इज द कॉमन थिंग, राइट।
और जब एब्जॉर्ब कब करेगा, जब वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा, बराबर कि नहीं। तो सिंपल बात हो गई बच्चों। बच्चों उसके बाद देखो, बात को समझना एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। बेसिक बेसिक बातें बताऊंगा बेटा, कुछ बड़ी बड़ी बातें नहीं बताऊंगा, एकदम सिंपल। फॉर एग्जाम्पल अपन ने पढ़ा ना बच्चों, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू, है ना, एनर्जी इज एच न्यू। तो व्हाट विल बी न्यू, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, डेल्टा ई अपॉन एच। और डेल्टा ई क्या होगा बच्चों, समझो ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, तो इसकी कुछ एनर्जी E1 है, इसकी एनर्जी कुछ E2 है, बराबर कि नहीं। सो बच्चों इसको मैं E2 दे देता हूँ, चलो नोटेशन के हिसाब से। टेक में तो तुम कंफ्यूज जाओगे, तुम बोलोगे भैया टेक्स्ट बुक में आप ये दिया, आप ऐसे दे रहे हो, ऐसे कैसे चले। चलो E1 दे देता हूँ। तो एक मैंने क्या बात बताई तुम लोगों को, हायर ऑर्बिट में हमेशा एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो E2 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन E1। और वो कितनी एनर्जी देगा बच्चों, समझो इसके पास 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, इसको एक पर्टिकुलर एनर्जी मिल गई, ये हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप कर रहा है, बराबर कि नहीं। और लोअर ऑर्बिट में कितनी एनर्जी चाहिए, खाली 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। तो इसका एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी बचेगी बच्चों, 20 बचेगी। 30 उसके पास है, 10 उसको चाहिए इधर आने के लिए, क्योंकि भाई जिस ऑर्बिट में वो आएगा उसमें, उस ऑर्बिट में भी उसको कुछ एनर्जी चाहिए रहेगी, जीरो एनर्जी से तो काम चलेगा नहीं। तो 20 एनर्जी उसके एक्स्ट्रा है, तो वो दे देगा। तो 20 कैसे मिला, 30 माइनस 10, सो चेंज इन ई कितना हो जाएगा, E2 माइनस E1 अपॉन एच। व्हाट इज न्यू, फ्रीक्वेंसी है। E2 क्या है, हायर ऑर्बिट में एनर्जी कितना है, सेकंड ऑर्बिट में। और E1 क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी कितना है। और एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। फॉर्मूला लिस्ट में मेंटेन होना चाहिए बच्चों। और प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ठीक है, कैसे आया भैया ये, वेरी सिंपल, आई शो यू ऑल, डोंट वरी। ठीक है, देखो E2 माइनस E1 अपॉन एच, एनर्जी क्या होता है, जूल होता है, एच का चाहिए अपने को। और फ्रीक्वेंसी कितना होता है, पर सेकेंड ना, S-1 होता है ना बच्चों। तो वो जब उसको तुम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करोगे, चलो मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ और बताता हूँ तुम लोगों को कि जूल सेकंड कैसे आया मेरे को, इसका यूनिट। देखो बच्चा, न्यू इज इक्वल डेल्टा ई अपॉन एच, एच का चाहिए तो एच क्या हो जाएगा, डेल्टा ई अपॉन न्यू। इसका क्या होता है, एनर्जी का जूल होता है, 9 में पड़ा हुआ है। और फ्रीक्वेंसी का कितना होता है, S-1 टाइम पीरियड ना, न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। और टाइम का कितना होता है, सेकंड होता है ना, टाइम का सेकंड होता है, तो ऊपर आएगा तो क्या होगा, S-1। तो ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, -1 +1 हो जाएगा, तो जूल सेकंड आ गया। दैट इज हाउ इट वर्क्स, दैट इज द वे यू गेट द यूनिट ऑफ इट। यूनिट्स मेजरमेंट चैप्टर पढ़ा हुआ बच्चों, तो तुमको क्लियर होगा। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से मैंने बताया था तुम लोगों को ये सब कैसे निकालते हैं, है ना। और क्या बातें तुमको पता होनी चाहिए बच्चों, ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए सिस्टमेटिकली। और इसको हम बोलते हैं बच्चों बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल, है ना। तो ये वाला बेटा याद रखना, थर्ड पॉइंट की तरह इसको ले लेना। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एक डायग्राम से पूरा क्लियर हो जाएगा। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, घूमर 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 घूमर। तो बच्चों होगा क्या, पहला पॉइंट में क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन प्यारे से ऑर्बिट्स में घूमता है, और ऑर्बिट्स में रेडियस फिक्स्ड है उनका। अगर इधर है तो R1 समझो इधर R1 है, इधर R2 है, ऑब्वियसली फिक्स वेलोसिटी के साथ घूमेगा। तो क्या ही बड़ी बात थी उसमें, है ना, क्या ही उखाड़ लिया लोग ने ये सब बता करके इतने में, है ना। तो सिंपल था बच्चों एकदम। एक्चुअली बड़ी बात है बच्चों, अपने अपन अभी पढ़ रहे तो अपने को इजी लग रहा है, लेकिन उस टाइम पे इट वाज अ रियल बिग थिंग। ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, ऐसा दिल पे मत लेना। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट अपने देखा कि वह फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है,
एंड वहां पे रेडियस उनका सेम रहेगा, उनका वेलोसिटी सेम रहेगा, और जैसे तुम आगे जाओगे एनर्जी बढ़ता जाएगा। फिर सेकंड पार्ट में मैंने क्या पढ़ा कि भाई इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट में घूमता है, लेकिन लेकिन इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट में आया, समझे, इलेक्ट्रॉन इधर था और वो यहां पर आने की कोशिश करेगा, तो वो अगर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आया तो इट विल इमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म, राइट, इन डिफरेंट डिफरेंट वे इट विल इमिट एनर्जी। और अगर उसकी इच्छा हुई कि भाई नहीं, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाने का है, तो इट हैव टू एब्जॉर्ब एनर्जी, तो वो जा पाएगा। तो यहां पर वो इमिट कर पाएगा और यहां पर उसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। यही था सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट क्या था, पढ़ा था थर्ड पॉइंट कि भाई जो, समझ फॉर एग्जांपल यहां से वो यहां पे जा रहा है, ठीक है, एनर्जी E1 है, E2 है, यहाँ पर E1 है, तो डिफरेंस कितना होगा, E2 माइनस E1, डेल्टा E। और एनर्जी का फॉर्मूला अपने लास्ट लेक्चर में देखा था, एच न्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी क्या होगा, डेल्टा E अपॉन एच। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कितने कौन सी एनर्जी से आता है, एच न्यू से आता है, लास्ट लेक्चर में अपने देखा था ना बच्चों, तो बस वही यूज किया मैंने। लेकिन भैया वो सब तो समझ में आ गया, E इक्वल टू एच न्यू तो मालूम है हम लोगों को, बट डेल्टा E क्यों लिखा आपने, क्योंकि बेटा देखो यहाँ पर समझो फॉर एग्जाम्पल 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसके पास एनर्जी, और यहाँ पे वो आ रहा है, समझो यहाँ से वो यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही चाहिए, और यहाँ पर 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्स्ट्रा है उसके पास, तो वो दे देगा ना 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 20 कैसे मिला तुम लोगों को, डिफरेंस लेके, माइनस लेकर के, तो उतना जी वो छोड़ देगा। और भैया लाइट के फॉर्म में अपने को दिखता है, तो इसलिए तुम देख पा रहे हो, मैं देख पा रहा हूँ, ये कितना मस्त है यार, इंटरेस्टिंग है। तो बस ये तो पढ़ा अपन ने, हमने 3 पॉइंट देख लिए, एकदम सिंपल थे। चौथे पॉइंट पे जाने से पहले यू शुड अंडरस्टैंड समथिंग कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम। तुमने स्कूल में देखा होगा मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, 9th स्टैंडर्ड में लॉज ऑफ मोशन अगर याद हो तो। व्हाट इज मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। ना व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों, समझने की कोशिश करते हैं कि एंगुलर मोमेंटम होता क्या है। देखो सिंपल है, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो बच्चों एकदम सिंपल सिंपल बातें समझना, इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होगा, एक वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन घूमेगा, एक वेलोसिटी से घूमेगा ना, और उसका ऑब्वियसली कुछ रेडियस होगा। तो बच्चों अगर उसके पास ये तीनों चीजें होगी, मास जो उसके पास होता है, रेडियस जो दिख रहा है, और वेलोसिटी जिससे वो घूमता है, अगर किसी क्वांटिटी के पास ये तीन चीजें है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास मास है, ठीक है, और किसके रिस्पेक्ट में मेरा रेडियस तुम निकाल सकते हो, और मैं किसी वेलोसिटी से जा रहा हूं, तो मेरे पास एक चीज होगी बेटा जिसका नाम है एंगुलर मोमेंटम, जिसका सिंबल है एल, एंड दिस इज गिवन बाय मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। So angular momentum is nothing but mass into velocity into radius. So this is mass. बच्चों फॉर्मूला लिस्ट मेंटेन हो जाना चाहिए, वेलोसिटी, आज दो फॉर्मूलास बोलते मैंने, इक्वल टू एच न्यू, एंड दिस इज एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। So angular momentum is mvr, simple, right? So now what the fourth point says is, देखो समझने की ट्राई करना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये कंफ्यूजिंग नहीं है, इजी है, पर बच्चों के गले नहीं उतरता थोड़ा सा ये, लोग हंसी उड़ाते हैं इसमें पॉइंट पे, क्योंकि उनको समझता नहीं है, और बहुत थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन इजी है, समझने की कोशिश करना। देखो बेटा, एक चीज याद रखना हमेशा, देखो, याद रखना, you have studied angular momentum, and angular momentum is mvr, simple, right? Now what we do is, हम है ना पहले इसको लिख लेते हैं एक बार, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा बिल्कुल भी। The angular momentum
द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन the angular momentum of an electron in a given stationary state, even a given stationary state, can be expressed as or it can be written as, देखना बच्चों, angular momentum can be written as n into h upon 2 pi. What is L? Angular momentum, that is mvr. तो n into h upon 2 pi. अब इसका मतलब क्या है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इसका मतलब क्या होता है. देखो, समझना, अच्छी तरह से समझना. देखो, इलेक्ट्रॉन मैंने तुमको पहले ही बताया, समझ एकदम सिंपल तरीके से समझ के ट्राई करना. न्यूक्लियस है, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, सब कुछ होगा. ये लॉ क्या बोलता है या ये पोस्टुलेट क्या बोलता है? इलेक्ट्रॉन, देखो पहली बात तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या क्या होगा बता के चलो. एक फिक्स्ड रेडियस होगा, किसी वेलोसिटी से जाएगा, और उसके पास मास होगा, मतलब उसके पास एंगुलर मोमेंटम होगा. तो ये पोस्टुलेट क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है. वापस बोलता हूं मैं, इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है जिसमें या जिस ऑर्बिट में उसका एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 पाई. कहने का मतलब क्या? अगर तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम का आंसर कुछ इस तरह से आ रहा है, इसे इक्वल आ रहा है, उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है. अगर इक्वल नहीं आ रहा तो इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर सकता. सो व्हाट डू आई मीन टू से? एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव, आई होप दिख रहा है, एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिट्स whose एंगुलर मोमेंटम L, ठीक है, L समझ जाना एंगुलर मोमेंटम है, फॉर विच इज एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इंटीग्रल मतलब क्या? n. दिस n कैन बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटीजर. इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, मल्टीपल मतलब क्या? मल्टीप्लीकेशन ऑफ h by 2 पाई. ठीक है बच्चों, ये h by 2 पाई क्या होता है? इसको हम बोलते हैं बोर्स क्वांटाइजेशन. इसको हम प्यार से बोलते हैं बोर्स क्वांटाइजेशन. ठीक है, इसको बोलते हैं प्यार से बोर्स क्वांटाइजेशन. क्वांटाइजेशन का मतलब बेटा समझने की कोशिश करना. तुम आगे जब करंट, इलेक्ट्रिसिटी वो सब पढ़ोगे तब रूल्स आएंगे बहुत, तब तो तुमको बताऊं क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है. किसी भी चीज क्वांटाइज्ड होना मतलब फिक्स होना. तो अगर ऐसी कंडीशन मीट होगी बच्चों तभी इलेक्ट्रॉन घूम पाएगा, वरना इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेगा. तुमको मैं बोलूं कि चलो जाओ डांस करो, तो तुम्हारे कंडीशन रखोगे ना, ऐसे तो नहीं ना डांस कर लोगे किधर भी मन चला उधर, कुछ कंडीशन होगी तुम्हारी भी, राइट? वैसे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में तभी घूमेगा जब उसका एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मतलब इंटीजर, मल्टीपल मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोर्स क्वांटाइजेशन विच इज h upon 2 पाई. इसका मतलब क्या? थस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल, थस ओनली सर्टन ऑर्बिट्स आर अलाउड. समझ रहे हो? पहले अपन क्या मानते थे, कोई भी ऑर्बिट अलाउड हो सकता है. अब ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन कुछ ही ऑर्बिट्स में हो सकता है. इसके कारण अगर ऐसा कुछ रूल ही नहीं होता, इलेक्ट्रॉन की जहां मर्जी वहां पर वो जाए, तो मैंने पढ़ते क्यों? अपन ने ऑब्जर्व किया कि जब अपन एन, एन मतलब क्या? ऑर्बिट नंबर. दिस इज n equal to 1, n equal to 2, ऑर्बिट नंबर बच्चों.
एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है? 6.626 इन 10 के टकले पे -34 जूल सेकेंड, वेरी स्मॉल वैल्यू। एंड टू कांस्टेंट है पाई, मतलब 3.14। और एल क्या है? एंगुलर मोमेंटम। तो बच्चों ध्यान से समझना है इसको। थस ओनली सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट्स आर अलाउड। इस कारण बेसिकली क्या होगा ना, तुम एमवीआर की वैल्यू वैल्यू निकालो, मास वेलोसिटी और रेडियस की वैल्यू निकालो, एंड एनएच बाई 2 पाई की वैल्यू निकालो। दे शुड मैच। जब मैच होगा तो वो पर्टिकुलर ऑर्बिट अलाउड होगा, वरना नहीं अलाउड होगा। ठीक है, बताई थी पहले कि इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड रेडियस होगा, इलेक्ट्रॉन का फिक्स्ड वेलोसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन की पर्टिकुलर एनर्जी होगी। तो तुमको एक्चुअली डेरिवेशन है सबका, रेडियस का, वेलोसिटी का, बट वो तुमको फिजिक्स में आएगा 12th में, अभी नहीं है। तो अभी थोड़ा जितना रिक्वायर्ड है उतना बेसिक्स पढ़ लेते चलो। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इन nth ऑर्बिट इज नथिंग बट -13.6 z square upon n square. Z is obviously atomic number, n is number orbit number, and En is energy in the nth orbit. Energy in nth orbit. Z is atomic number. N is orbit number. तो मैंने तुम लोगों को बताया था ना, मैं प्रूफ करूंगा कि जैसे तुम हायर ऑर्बिट में जा रहे हो एनर्जी बढ़ती है, तो लेट अस प्रूव दिस। समझो न्यूक्लियस है, प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन है, n equal to 1, n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3। पुट करो, लाइक फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो z इक्वल टू 1 ना, तो En क्या हो जाएगा? लेट्स से फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं अपन, n इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट की, तो E1 क्या हो जाएगा? -13.6, z तो 1 हो जाएगा, 1 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर, तो -13.6 E1। E2 के लिए निकालो, E2 के लिए क्या हो जाएगा? E2 निकालते हैं, तो E2 के लिए क्या होगा? n इक्वल टू 2 होगा सेकंड ऑर्बिट में, तो -13.6 अपॉन 2 स्क्वायर विच इज 4। तो मैंने डिवाइड दिस, यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी ब्यूटीफुल आंसर। ठीक है, लाइक यू विल गेट, मतलब वैल्यू कम होती जाएगी, तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समथिंग लाइक दिस। तो व्हेन यू फाइंड E3, तो सो ऑन यू विल गेट एनर्जीज, राइट? डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज यू विल गेट। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग इफ यू सी, एंड लेट अस अंडरस्टैंड, एक एक के लिए अपन देखने की ट्राई करते हैं कि क्या क्या होता जाएगा। ठीक है, सो E3 तो -13.6 अपॉन n इक्वल टू 3 हो जाएगा ना उसके लिए, तो अपॉन 9, तो व्हाट यू विल गेट? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जैसे तुम आगे जा रहे हो, ये E1 इधर होगा, इधर E2 होगा, इधर E3 होगा, नेगेटिव वैल्यू कम हो रही है, -13.6 था, फिर -3.4 आ गया, फिर -1.31 हो गया, और माइनस में जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है। तो एज यू आर गोइंग डाउन, एनर्जी इज इंक्रीजिंग। समझ गए बेटा? गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे? above, the energy is kind of decreasing, right? Energy is kind of increasing, right? That's how that explains, right? When you go to higher orbit to lower orbit, you will emit some energy because you have more energy. Simple, right? So this is the basic formula, and formula list में maintain कर दो इसको. Very important. Okay, very important in modern physics. Next year physics में बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है. ठीक है बच्चों? Now when you understand all these things ना, one thing should be very important now. देखो बच्चों, when you will study in 12th standard physics, there is one very beautiful chapter, atom molecules and nuclei, very beautiful chapter. वहां पर तुम एक्चुअल में रेडियस, वेलोसिटी सबका डेरिवेशन निकालोगे. वेरी इजी इट इज एक्चुअली. मैंने सोचा था मैं तुमको करा देता हूँ इधर ही, पर आज मैंने सोचा कि ज्यादा हो जाएगा, नॉट रिक्वायर्ड इन केमिस्ट्री एज ऑफ नाउ, एंड व्हेन इट विल बी रिक्वायर्ड दैट टाइम वी विल टच इट. बट वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड वेरी क्लियरली नो, वेरी क्लियरली, कि बच्चों फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा ये n इक्वल टू 1 है, फॉर एग्जाम्पल ये न्यूक्लियस ना, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, n इक्वल टू 2 है. ओके, इलेक्ट्रॉन विल ट्रेवल फ्रॉम ईयर टू ईयर, राइट? फॉर एग्जाम्पल, तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है तो कितने वेव्स निकालेगा बच्चों? वो कैसे निकाला जाए? हाउ कैन वी फाइंड आउट? तो भैया सिंपल है, आपने कंसेप्ट सिखाया था वेव नंबर. वेव नंबर वाज 1 अपॉन लैम्बडा. वो क्या बताता है कि कितने वेव्स पास हो रहे हैं, राइट? तो भैया आपने वो कौन सा फॉर्मूला पता है अब तक? वी नो डेल्टा ई.
E2 minus E1 which is equal to HC H nu. What is nu? C by lambda. तो ये अपने को पता है अब तक. E2 क्या है? इधर का एनर्जी. E1 क्या इसका एनर्जी? E2 is greater than E1. इसके लिए E2 को पहले लिखा और E1 को बाद में लिखा और that is equal to H nu ना. तो न्यू क्या है? C by lambda. ये सब तुमको मैंने बता के रखा है ऑलरेडी. What is nu? Planck's constant. What is P? C speed of light. स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इस केस में. और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ. तो दिस वी हैव सीन, राइट? दिस वी हैव सीन. बच्चों ऑल्सो रिमेंबर वन मोर फॉर्मूला जो डेरिवेशन करके आता है, जो तुमको अभी फिलहाल मैं बता नहीं रहा हूँ, फिजिक्स में आएगा, केमिस्ट्री में नॉट रिक्वायर्ड है. ऑब्वियसली -13.6 z स्क्वायर n स्क्वायर वो तो फॉर्मूला है ही. देयर इज वन मोर फॉर्मूला, m e raised to 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर. अगेन फॉर्मूला लिस्ट में मेंटेन करना है. नाउ व्हाट इज दिस फॉर्मूला? m is mass, e is the charge of electron, epsilon naught is a constant that you will see in ahead chapters, n is orbit number and h is the Planck's constant. So this is again a formula. बच्चों अब लिखने की कोशिश करते हैं इसको. चलो इसको लिखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं. बच्चों समझना एकदम सिंपल है. डेल्टा ई क्या हो जाएगा? E2 माइनस E1. तो ये सेकेंड ऑर्बिट के लिए क्या हो जाएगा? E2 माइनस E1. तो सेकेंड ऑर्बिट के लिए क्या हो जाएगा ये बच्चों? m कांस्टेंट रहेगा, e टू द पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा, h स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा. और n क्या होगा सेकेंड ऑर्बिट के लिए? तो ये n2 हो जाएगा, n2 स्क्वायर माइनस E1 क्या हो जाएगा? me4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n1 स्क्वायर हो जाएगा बच्चों. क्योंकि हम ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है. देखो इलेक्ट्रॉन का मास चेंज नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो चेंज नहीं होगा, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, h भी प्लैंक्स कांस्टेंट ही है, सिर्फ ऑर्बिट नंबर चेंज होगा. इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है तो ऑर्बिट नंबर चेंज होगा. तो देखो यहाँ पर मैंने n2 लिखा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में बैठा हुआ है, वहां पर मैंने n1 लिखा क्योंकि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में बैठा हुआ है. सो डू वन थिंग, जो भी कॉमन है उसको ले लो, ये सब जितना भी कॉमन चीज है उसको ले लो. क्या क्या कॉमन है? ये पूरा कॉमन है, साइड में रखो इसको. तो डेल्टा ई विल बी इक्वल टू me4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर 1 अपॉन n2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n1 स्क्वायर. ओके बच्चों इधर तक क्लियर है? नाउ व्हाट इज e? व्हाट इज e? e क्या है? डेल्टा ई क्या मिला अपने को? hc बाय लैम्डा भी मिला. तो लेट्स डू वन थिंग, अपने को वेव नंबर निकालना है कि कितने वेव्स पास हो रहे हैं एक पर्टिकुलर ऑर्बिट से. देखो 1 अपॉन लैम्डा क्या हो जाएगा? hc को इधर पुट कर दो ये बाजू, तो me रेज टू 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर ऑलरेडी था और इधर h आएगा तो क्या हो जाएगा? h क्यूब हो जाएगा और नीचे c भी आ जाएगा एंड 1 अपॉन n2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n1 स्क्वायर. तो दिस इज द 1 अपॉन लैम्डा. एंड 1 अपॉन लैम्डा क्या होता है? ये होता है ना वेव नंबर होता है. तो दिस इज इक्वल टू वेव नंबर. सो दिस इज द फॉर्मूला दैट यू गेट. भैया क्या चल रहा है? ये सिंपल है, कुछ नहीं है. देखो एनर्जी इन द nth ऑर्बिट का फॉर्मूला ये है. मैंने बस फॉर्मूला लिखा और कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बोर का पोस्टुलेट यूज करके मैंने ये फॉर्मूला निकाला है. ठीक है? एंड दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट. मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है. ये सब की वैल्यू जब मैंने पुट की बच्चों तो मुझे कांस्टेंट वैल्यू मिली. ठीक है, जिसको मैं r लिखता हूं. तो मैं इसको इधर कंटिन्यू करता हूं साइड में. तो वेव नंबर इज इक्वल टू r, तो 1 अपॉन n2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n1 स्क्वायर. एंड दिस r इज नोन एज रिडबर्ग्स कांस्टेंट. बच्चों क्या बोलते हैं इसको? रिडबर्ग्स कांस्टेंट. इसको सॉल्व करना चाहिए, तो करके देखना. दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट वैल्यू एंड उसको हम बोलते हैं बच्चों रिडबर्ग्स कांस्टेंट. इट इज कॉल्ड एज अ रिडबर्ग्स कांस्टेंट. एंड उसकी एक वैल्यू भी रहती है बच्चों, आर की मैं साइड में लिख देता हूं. 10 के टकले पे 7. ये रिडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू है बच्चों. ठीक है, दिस इज द वैल्यू. मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया बच्चों. मैंने देखो ये फॉर्मूला था मेन, तो ये तो तुमको याद करना पड़ेगा किसी डायरेक्शन में तुमको सिखा नहीं रहा अभी, क्योंकि वो तुमको फिजिक्स में आएगा नेक्स्ट ईयर और अभी केमिस्ट्री में रिक्वायर्ड नहीं है. केमिस्ट्री में रिक्वायर्ड नहीं है बच्चों वो. सो
En is m e raised to 4 8 epsilon square n square h square. डेल्टा E क्या होगा, E2 माइनस E1. तो E2 में मतलब देखो मैंने M2 क्यों नहीं लिखा, E2 क्यों नहीं लिखा, एप्सिलॉन नॉट 2 क्यों नहीं लिखा, H2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होंगे, खाली ऑर्बिट का नंबर तुम्हारा चेंज होगा. तो यहाँ पर n2 स्क्वायर, यहाँ पर n1 स्क्वायर. मैंने बाकी सब कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में n2 स्क्वायर लिख दिया, n1 स्क्वायर लिख दिया. और क्या किया मैंने, डेल्टा ई था ना, देखो डेल्टा ई था, डेल्टा ई और डेल्टा ई का क्या मिला अपने को, एच सी बाय लैम्बडा मिला. अपने को वेव नंबर चाहिए कि भाई इलेक्ट्रॉन इधर है, तो यहां से कुछ वेव जाएगी ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में, तो वेव नंबर कितनी वेव जाएगी, अरे भाई कितनी वेव्स जाएगी, तो वो कैलकुलेट करना है अपने को, जरूरी है बच्चों कैलकुलेट करना वेव नंबर. वी शुड नो ना कितने वेव्स पास हो रही है. फ्रॉम दैट वी कैन अगेन डिराइव समथिंग एल्स, जो मैं तुमको आगे बताऊंगा. सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन आर वेरी क्रूशियल कि भाई इधर से लेके इधर तक कितनी वेव्स जा रही है. दैट इज वेव नंबर, राइट, that is a wave number, right? Since it is having a fixed radius, it will have a fixed wave number. So मैंने बाकी सब ले लिया, n2 स्क्वायर और n1 स्क्वायर, ये मुझे डिफरेंट थे क्योंकि जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा उसका हम लिखेंगे. ठीक है बच्चों, तो दिस इज hc बाय लैम्बडा, तो 1 अपॉन लैम्बडा, तो hc को मैंने इधर पुट कर दिया. h ऑलरेडी था, h स्क्वायर था, इधर एक h आ जाएगा तो h क्यूब हो जाएगा. c इधर है, इधर आ गया तो c इधर आ जाएगा. एंड 1 अपॉन लैम्बडा अपने को मिल गया दिस वैल्यू इनटू 1 अपॉन n2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n1 स्क्वायर. दिस n2 इज फॉर एक्साइटेड स्टेट एंड दिस इज हायर स्टेट, लोअर स्टेट. तो तुमको उसके वैल्यू पुट करनी पड़ेगी. और ये वाला भी है ना बेटा, एक फिक्स्ड वैल्यू है जिसको हमने बोला रीडबर्ग्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमको मालूम पड़ गई अभी. तो क्या किया मैंने, खाली सबट्रैक्ट किया, जो कॉमन था उसको साइड पे लग दिया. दैट्स इट. एंड वी गॉट अ वेरी ब्यूटीफुल फॉर्मूला, वेव नंबर इज इक्वल टू आर 1 upon n2 square minus 1 upon n1 square. Very important, maintain this in this formula list. Very very important. Wave number is r, ब्रैकेट में 1 upon n2 square minus 1 upon n1 square. नोटेड, कोटेड, हाथ में टैटू करा लो, किधर टैटू कर लो इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की चीज है, नेक्स्ट ईयर फिजिक्स में भी बहुत काम है इसका. सो आई होप क्लियर है.